बातें आपको लाल टोपी बताएंगे। लाल टोपी को हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन लाल टोपी का इतना मज़ेदार वीडियो आपने नहीं देखा होगा। अभी लेटेस्ट वीडियो आया है लाल टोपी का, एफएटीएफ की पाबंदियों के बाद और इस तरह की जो है व्यवस्थाएं पाकिस्तान में फैल गई हैं, तो उसके बाद मेरा लाल टोपी एक ऐसा उठाई गिरा है। आप सोच सकते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसे उठाई गिरे होते हैं जिनके घर में खाने को दाने नहीं होते, लेकिन बाहर जाकर वो बदमाश बनते हैं, या किसी रेडी पर से केला चुरा करके ये सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने बड़े बदमाश हैं। तो इस तरह से ये उठाई गिरा है। इसके खाने का इनके घर में दाना नहीं, और इनकी बातें सुनेंगे तो आप आश्चर्य से चकित रह जाएंगे। मैं इसको उठाई गिरा ऐसे भी नहीं कह रहा। आपने देखा होगा, जो लोग हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं इस बात को, कि ये जो हमारे सामने मैं लेके आया था, जिनमें किसी की रस्सी उठा के ले आता था, किसी का बैग उठा के ले आता था, किसी की बैटरी उठा के ले आता था, किसी की टॉर्च उठा के ले आता था, किसी का डब्बा उठा लाता था, और उसके बाद उसको स्ट्रेटेजिकल वो सिखाने के नाम पे और पाकिस्तानी लोगों को ये बेवकूफ़ बनाकर प्रदर्शनी लगाता था और किस तरह से वीडियो बनाता था। आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। अब इसने नया फार्मूला निकाला है पाकिस्तान को सारी बीमारी से बाहर निकालने के लिए। वो फार्मूला इसने क्या निकाला है, वो फार्मूला आप सुने। फिर भी ये क्या चीज़ है, आपका हंसी के साथ साथ आपको मतलब आपका दिमाग भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ईश्वर रचना तो रचता है, पर कैसी कैसी रचना रच देता है। डिफेंस एनालिस्ट है, ये किस तरह से कह रहा है कि दुनिया के मनुष्यों के साथ संबंध बनाने की बजाय उनको ब्लैकमेल करो, उनको डराओ, उनको लोग तुमसे डरेंगे। पाकिस्तान सबको डरा सकता है, अमेरिका पे परमाणु बम की धमकी दो, अमेरिका पे परमाणु बम मारो, और किस किस तरह की बातें हैं। आपके हंसने का फुल टू मटेरियल इसके अंदर है, आप सुनिए इसको। वो कौम कमजोरी दिखाएगा, बुजदिली दिखाएगा, बेगैरती दिखाएगा, उसको अचानक मौत नसीब होगी, वो हलाक हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको मौत कहां से आई। मर्ग मफाजात का मतलब है सडन डेथ। ये इकबाल का शेर इतना प्रोफाउंड है, इतना गहरा है, इतना पुरहिकमत है कि अगर पाकिस्तान इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी बना ले तो दुनिया में कभी किसी की जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान को रुसवा करने की कोशिश करे। आज एफएटीएफ के जब फैसले आए कि पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया और मजीद कंडीशंस लगा दी, और पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान को वो मुसलसल जलील किए जा रहे हैं, बात बिल्कुल वाजे है कि एफएटीएफ का कोई ताल्लुक मेरिट ऑफ द केस से नहीं है। ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल है। और जब एक दफा पूरी पाकिस्तानी रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा हो तो अब रियासत का काम है कि इट स्टार्ट्स टू पुश बैक। अब ये धक्का दे डाकुओं को, डकैतों को और ब्लैकमेलर्स को। पूरी दुनिया की यह रिवायत रही है कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट, और यू गेट व्हाट यू अर्न फ्रॉम योर सोर्ड। आपको कोई हक आपका प्लेट में रख के नहीं देगा, या आप उसको निगोशिएट करें पावरफुल डिप्लोमेसी के जरिए, सियासत के जरिए, या तलवार की नोक पर हासिल करें। पूरी दुनिया में अब यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। ये बात 100 दफा पहले हम कह चुके हैं कि पूरी दुनिया का आलमी निजाम, खास तौर पर मगरिब का आलमी निजाम, मईशत जो है वो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पर चलती है। गरीब मुल्कों से ये अरबों खरबों डॉलर लूट के हर साल बाहर लेकर जाते हैं, उनका माशी निजाम इस पर चलता है। तो फिर पाकिस्तान पर कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात ये लगा रहे हैं, किस किस्म की बदमाशी पाकिस्तान पर ये कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम बदमाशी ले रहे हैं। इसका तरीका यही होता है, देखिए जिस तरह आपने अफगान तालिबान को देखा, अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए आया, अफगान तालिबान ने कोई अक़वाम मुत्तहिदा से भीख नहीं मांगी, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई खत नहीं लिखे, तलवार निकाली, क्योंकि वो डिप्लोमेसी नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदियां थी पूरी दुनिया में, कोई उनसे बात नहीं करता था। उन्होंने तलवार की नोक पर फैसला किया। पिछले 50, 60, 70 बरस से इसराइल फलस्तीनियों को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, घरों से निकाल रहा है, बेइज्जत कर रहा है, हर किस्म का जुल्म जो हो सकता है, तंग आमद, भजंग आमद। इस दफा आपने देखा फलस्तीनियों ने इसराइल पर रॉकेट फायर करना जब शुरू किए, जब एक दफा दांत तोड़े इसराइल के, तो इसराइल जैसी रियासत भी घुटनों पर आ गई और फलस्तीनियों से अनकंडीशनल सरेंडर और मुआहदा किया कि जी ठीक है, आप जंगबंदी हम कर लेते हैं। और पूरे इसराइल के अंदर हुकूमत गिर गई, दहशत मच गई वहां पर, इतना खौफ उतारी हुआ कि वही डेविड और गुलायत वाली बात है, दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत वाली बात है कि एक छोटा सा बच्चा भी बड़े बड़े जिन को गिरा लेता है अगर हिम्मत कर लेता। पाकिस्तान अल्लाह ने एक एटमी ताकत बनाया है, हमने अपनी ताकत का, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया आज तक।
बात यह है कि जब ये FATF का ब्लैकमेल अब आपके ऊपर कर रहे हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि रियासत पाकिस्तान स्टैंड ले और कहे कि अब हम जुर्म ज़ईफ़ी के सजावार नहीं होंगे। अब हम स्टैंड लेंगे, एंड विल पुश बैक एंड विल फाइट बैक। तुम ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ। लोग हमसे कहते हैं कि मेरी बहुत सारी सरकारी अफसरों से बात हुई, कहते हैं जी अमेरिका FATF हम पर पाबंदियां लगा देगा, हमारी यूरोप की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, हमारा 10-12 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। बात यह है कि FATF कोई अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन का एक ब्लैकमेलिंग का एक इन्होंने दहशतगर्दी फैलाने के लिए, जिस तरह IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने इदारे अपने बनाए हुए हैं जो छोटे छोटे मुल्कों पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, दहशतगर्दी। ये इसी किस्म का एक इदारा। तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें हम? एक तो अभी तक तो रियासत पाकिस्तान सरेंडर करती आई, जो कहते हैं हम कर रहे हैं, वो जब हम पूरा करने के करीब पहुंचते हैं वो 10 शराइत और दे देते हैं। लेकिन आई थिंक इट इज टाइम नाउ दैट वी पुश देम बैक। कैसे? लोग सवाल यही करते हैं। देखिए, ये एक दफा जब रियासत फैसला कर ले ना कि हमने मजीद जलील नहीं होना इनके हाथ, तो फिर रियासत के पास इतने वसाइल होते हैं कि 1000 तरीके निकाल सके। FATF के चंद मेंबरान हैं, 20, 30, 25 मेंबर होंगे। आप उनको आइसोलेट करें कि कौन कौन सा मेंबर है जो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे रहा और कौन से मेंबर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। बाज हैं जो ज्यादा एग्रेसिव है, दूसरे मुल्कों से भी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वोट दो, और बाज सिर्फ वोट देते हैं। हर मुल्क के साथ आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप है। भारत से शुरू करें तो नॉर्वे या डेनमार्क की तरफ चले जाएं तो हर मुल्क के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात हैं आपके। एक प्रिंसिपल बना लें, दुनिया को यह ऐलान कर दें कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो हम उसको जवाबी नुकसान पहुंचाएंगे, हम उसको चोट लगाएंगे, उसकी एक कीमत है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उसको पे करने पड़ेंगे। जब आप ये रेड लाइन डिफाइन कर देते हैं ना, डिक्लेयर्ड पॉलिसी, फिर हर मुल्क आपके खिलाफ काम करने से पहले 100 दफा सोचेगा। अभी आपने ऐसी कोई रेड लाइन डिफाइन नहीं की। आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया जिसने आपके खिलाफ वोट दिया है और आपको माशी तौर पर वो कमजोर कर रहे हैं और आप पे पाबंदियां लगा रहे हैं और सैंक्शंस लगा रहे हैं। हमने कभी उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की। एक सिंपल सी मिसाल देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा, खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि इंडिया ने बड़ी लॉबिंग की हमारे खिलाफ FATF में और इंडिया की साजिश नाकाम हुई, वो कोशिश कर रहा था। तो पहली बात, इंडिया को तकलीफ पहुंचाए ना। इंडिया को तकलीफ कैसे पहुंचा? आपने ट्रेड बंद किया हुआ है, ठीक है, आप उस ये इंडिया को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन इसकी इंडिया की तकलीफ भी सुनेंगे। भाइयों को राम राम। कोई कहे बिल्कुल सर, दुनिया को अब ब्लैकमेल किया जाएगा, दुनिया के हर उस देश पे पाबंदी लगाएगा पाकिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ वोट देता। आप सुनते जाइए, पाकिस्तान अब दुनिया की सुपर पावर कैसे बनने जा रहा है, आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे लाल टोपी जी। को मजीद तकलीफ पहुंचाएं, उसकी एयरलाइंस आपके ऊपर से जाती हैं, आप उनको बंद कर दें, सजा तो दें भारत को। इस वक्त पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश होने के नजदीक आई हुई है। 75-80% फ्लाइट्स खत्म हो चुकी और हर एयरलाइन सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में जब आप इंडिया की तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना बंद कर देंगे तो पूरे इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। इंडिया को कुछ तो कीमत अदा करने दें, कुछ ना कुछ तो सजा लगाएं इसको। वो तमाम मुल्क जो दुनिया में आपके खिलाफ वोट देते हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप उनको तंग कर सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। उनके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन पर टैक्सेस बढ़ा दें। वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया, उनकी या और फ्लाइट्स बंद कर दें या उस पर टैक्स 100 गुना बढ़ा दें। उनसे कहिए ये वो कीमत है जो तुम्हारे इस वोट की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, हम इसको अब पूरा करेंगे तुमसे। हर मुल्क की जेब से निकालें। सबसे बढ़कर अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकलने के लिए रास्ता चाहिए, ग्राउंड लाइंस भी चाहिए और एयरवेव्स भी चाहिए। आप अमेरिकन, ये सबसे बड़े बदमाश जो बने पड़ते हैं, इनसे कहें कि तुम सारे यूरोपियन को लाइन में लगाओ, वरना कीमत तुम अदा करोगे, क्योंकि हमें नुकसान तुम्हारी वजह से हो रहा है। अमेरिकन जो भी पाकिस्तान के अंदर से गुजरता है उस पर जो टैक्स आप लगाते हैं, जो कि नहीं लगाते, हमने पिछले 20 साल से तकरीबन मुफ्त में इनको रास्ता दिया हुआ है, उस पर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलर इनसे मजीद चार्ज करना शुरू कर दें। एयर पैसेज बंद कर दें 1 महीने के लिए कि जी आप अफगानिस्तान से नहीं निकल, तुम हमें FATF में रखो, हम तुम्हें अफगानिस्तान के अंदर रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। लोग कहते हैं अमेरिका क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता वो आपका। जब सलाला वाकया हुआ था तो सलाला के बाद हमने 8 महीने तक नेटो की सप्लाई लाइन पाकिस्तान में बंद रखी थी। अमेरिका ने क्या कर लिया? जैकोबाद का हवाई अड्डा हमने 1 दिन में खाली करवाया था। अमेरिका ने क्या कर लिया? जब उन्होंने यह देखा कि पूरी रियासत नाराज है इस वक्त,
पूरी रियासत, फौज, कौम, मीडिया, हुकूमत, सियासतदान सब इस वक्त गुस्से में है सलाला के वाकये के बाद। अमेरिकन पीछे हट गए। 8 महीने तक हमने उनकी सप्लाई लाइन बंद रखी। अमेरिकन फौजी अफगानिस्तान में उनके पैम्पर खत्म हो गए थे, वो अपनी पतलूनों में हग रहे थे क्योंकि उनके पास पैम्पर्स नहीं थे पहनने के लिए, क्योंकि सप्लाई लाइन हमने रोकी हुई थी। वो अपने पैम्पर नहीं खुलवा सके पाकिस्तान से। 8 महीने के बाद खामोशी से हुकूमत ने पीछे पीछे फैसला किया और सप्लाई लाइन खुल गई, लेकिन 8 महीने हमने जलील किया उनको। जैकोबाद का अड्डा उस वक्त खाली कराया गया, अमेरिका क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान कमजोर नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो हम यूरोप भेजते हैं। उसका तरीका, उसका ऑल्टरनेट भी मौजूद है हमारे पास, और ये सबसे ताकतवर हथियार है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको कहें कि हम तुम पे एटम बम मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास जो सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट है जो हम कर सकते हैं, जिससे पूरे यूरोप और अमेरिका और इसराइल और इंडिया की जान निकल जाएगी, कि आप कहें कि ठीक है तुमने हमें FATF में डाला हुआ है, हमें माशी नुकसान पहुंचा रहे हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें, और अब हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें। दुनिया का तो जी ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करेगा। अभी इनके ऊपर फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए, फॉरेन पॉलिसी इकबाल के शेर चलाएंगे। तलवार की नोक पर दुनिया से हासिल करने का जो 1400 साल से प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज ऐसी जिंदगी ये लोग भुगत रहे हैं। और जो समाज के साथ नहीं चलना आता, जिसको भाई राम राम, जिसको समाज के साथ नहीं चलना आता, जिसको मनुष्यों के साथ नहीं रहना आता, वो मनुष्यों से संबंध बनाने की बात नहीं कर रहा है। वो मनुष्यों को डराने धमकाने, उनसे डरा धमका करके अपना काम निकलवाने, इस तरह की जब आदमी बात करता है तो वो मनुष्यों के समाज में रहने लायक बचता ही नहीं है। जब आदमी ये कहने लग जाता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोगों से संबंध बनाओ या तलवार की नोक पे हासिल करो, तो ये कह रहा है कि तलवार की नोक पे हासिल करो। इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मस्तर की परंपरा ही ऐसी है कि हर चीज़ तलवार की नोक पे हासिल किया, उसके ऊपर ज़्यादा विषय पे बात करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये दुनिया के देशों को चोट लगाएंगे, कैसे चोट लगाएगा यही जानता होगा, इसका देश ही जानता होगा। इस भिखारी देश के साथ कौन सा देश किस लायक है, किस देश में शेरो शायरी में, पान चबाने में, और है ना औरतों के व्यापार में ही जिनकी जिंदगी निकल गई हो ना 1400 साल से, उनकी परंपराएं फिर ऐसी हो जाती है, उनकी मानसिकता फिर ऐसी हो जाती है। ऋषि कोई नहीं, सुनिए आप आगे। अभी सुनिए, ये अमेरिका पर परमाणु बम फेंकने की धमकी देगा, लेकिन इस बेवकूफ उधर पहुंचाएगा गधे पे बिठा करके इतनी दूर परमाणु बम। इनका जो परमाणु बम भी क्या है, जो परमाणु कचरा इकट्ठा कर रखा है कबाड़, वो सड़ गया 20 साल में, 25 साल, कितने साल हो गए उसको सड़ते हुए। इनके पास कोई ऐसा आदमी थोड़ी है मेंटेन कर ले। इनके यहाँ का जो बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट है वो इसरो या नासा में, उसको झाड़ू पोछे वाला चपरासी भी नहीं रख सकते। तो ऐसे तो इनके साइंटिस्ट हैं, इनके पास क्या तो बम करके अब कोने में लगा रखा है, तो फालतू की बकवास है। और ये तो बकवास एक्सपर्ट है ही, इसकी तो एक से एक। अभी सुनिए आप इसकी हवाई बातें और सुनिए। तो मुल्क पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, चाहे यूरेनियम प्रोसेसिंग हो, यूरेनियम एनरिचमेंट हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसको वेपनाइज करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन डिलीवरी, न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हो, मिसाइल प्रोग्राम हो। नाम सुन रखा है, ये कहीं गूगल पे सर्च करके आया है, ये सारे नाम पढ़ के इसने याद तो कर रखे हैं, पर ये होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है और क्या होता है। पाकिस्तान में इसका कहना है कि ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये नहीं कि इन्होंने बोरियों में चीन से ला करके कोई परमाणु कचरा जो वहाँ से खारिज हो गया था उसको इकट्ठा करके परमाणु बम कह रहे, और नाम सीख रखे इसने सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी के। ईश्वर ही जानता है ऐसे प्राणी ईश्वर ने क्या करने के लिए रचे। हम ये सब एक्सपोर्ट करेंगे, हत्ता कि हम वॉरहेड्स भी बेचने को तैयार हैं। दुनिया का कोई मुल्क, तुर्की, ईरान, कतर, कुवैत, कोई मुसलमान मुल्क या कोई और मुल्क, क्यूबा, अगर पाकिस्तान से वॉरहेड खरीदना चाहता है तो हम वॉरहेड भी फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान ने NPT साइन नहीं किया हुआ है, हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। आप थ्रेट तो करें ना, आप ब्लैकमेल तो करें ना, काउंटर ब्लैकमेल तो करें। इनकी जान निकल जाएगी जिस दिन आपने ये कहा कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने जालिमाना हम पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। एनफ इज एनफ, वी आर गो। तुम हम पे धमकियां देते हो कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रोकोगे, अब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम JF-17 एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना दुनिया में, नाइजीरिया ने भी खरीदे हैं, दूसरे मुल्कों ने भी खरीदे हैं, ले रहे हैं और भी। जब हम वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये बात आप ध्यान से सुने, नाइजीरिया ने भी खरीदे हैं और ले रहे हैं दूसरे मुल्क और भी।
इनका वो कबाड़ भी पता नहीं कहाँ का स्कूटर का इंजन लगा करके और कैसे क्या बना रखा है भगवान ही जानता है। नाइजीरिया में तो चलो, नाइजीरिया का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि नाइजीरिया हुआ, सोमालिया हुआ, यहाँ का तो फिर ईश्वर ने दूसरी परंपराएं चला रखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो एक्सपोर्ट कितना बड़ा है। नाइजीरिया जैसे देश को, महान देश को, इनके यहाँ से फाइटर जेट्स जाते हैं। सारे चर्ची है सर। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? हमारा बना हुआ है, हमारा किसी के बाप का नहीं है, कोई रोक नहीं सकता हमें। रियासत फैसला करे और ऐलान कर दे कि वी आर गोइंग टू डू इट। आपको पूरी दुनिया से ये अरबों खरबों डॉलर ला के देंगे कि खुदा के वास्ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट ना करना, ये सारी पाबंदियां हटाएंगे आपके ऊपर से, भीख मांगते हुए आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लाएंगे। आप जरा जुर्रत का मुजाहरा तो करें, थोड़ा स्टैंड। 100 टाइम्स टैक्स बढ़ा देंगे। अब 100 टाइम टैक्स बढ़ा देंगे। ट्रेड है किस चीज़ का, ये व्यापार किस चीज़ का करते हैं, इनसे कोई पूछे तो। इनके यहाँ कोई किसानी होती है, कोई फल फ्रूट होते हैं और कोई चीज़ होती है, वो तो इनके खुद के खाने से ही नहीं पूरी होती। और बाकी एक ये टेक्सटाइल कुर्ते सिलते हैं, लोगों के कपड़े बनाते हैं, कॉटन पैदा होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। उसके बाद ये इंसान कहता है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि इसको पता है, इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है, इसको पता है इसको ना तो कभी कोई अमेरिका में, यूरोप में घुसने देने वाला, इसको कोई और सभ्य देश घुसने देने वाला है नहीं। पूरी दुनिया में बदनाम है, सारी जगह पे ये पटे खा चुका है, सऊदी अरब में ये पिट चुका है। तो ये इस तरह से इसको पता है मैं इस दबड़े से बाहर तो जा नहीं सकता, इसी के अंदर जितना फुदकना है फुदक ले। तो ये अनाप शनाप ले लें कि हम मजीद जलील नहीं होंगे इनके हाथ। 100 तरीके निकाले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम इनकार करेंगे तो ये हम पर एटमी हमला कर देंगे। किसी का बाप नहीं कर सकता इस तरह। यही आपके एटमी हथियार जो है, डेटरेंस है आपका, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये इसराइल और अमेरिकन के खिलाफ भी है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हमने ये तंबीह की थी कि ये ना कहें कि कश्मीर का मसला हल हो गया तो हम एटमी हथियार फारग कर देंगे। इसी एटमी हथियार और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया इज्जत करती है आपकी। और इसी को फिर आप, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आप काउंटर ब्लैकमेल करें इसके जरिए। अफ्रीका की मार्केट्स तलाश करें अपनी टेक्सटाइल्स के लिए, फार ईस्ट की मार्केट देखें, टेक्सटाइल आपकी हर जगह बिक जाएगी। लेकिन अब अपनी एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर बेस्ड, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारी टेक्सटाइल है, हमारा कॉटन, 90% एक्सपोर्ट्स हम यही कर रहे होते हैं। अब अपनी एक्सपोर्ट्स को आप मिलिट्री की तरफ लेके जाए, इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए, आप इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाए, ताकि आपकी डिपेंडेंस जो है यूरोप और अमेरिका से कम हो। अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए दूसरी मार्केट्स तलाश करें ताकि ये ब्लैकमेल ना कर सके। लेकिन जैसे कहा कि अभी भी जब आपके पास ये टाइम, ये वक्त है, यू हैव टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत डेवलप्ड है, खासतौर पर जैसे कहा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम प्रोसेसिंग और एनरिचमेंट और वेपनाइजेशन, ये दुनिया की बड़ी एलीट टेक्नोलॉजी है, अल्लाह ने हमें दी हुई है। हमारे साइंसदानों ने सालों बरसों में बनाई, हमने उन्हें जिगर से बनाई है, किसी के बाप का ठेका नहीं था हमारे पास, किसी ने सदके में नहीं दी थी हमें ये। नाउ इज द टाइम। जो आपका न्यूक्लियर वेपन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रखे हुए आपने वाली बात, ये टेक्नोलॉजी भी आपके काम की है। ये टेक्नोलॉजी आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे सकती है, मुल्क का सारा बजट पूरा कर सकती है। आप डिग्निटी के साथ पूरी दुनिया को ऑफर करें, वी विल इमर्ज एज अ न्यूक्लियर सप्लायर। ऑफ कोर्स ये थ्रेट काफी है, जाहिर है कि ये नहीं चाहते कि 5-7 मुल्कों के अलावा किसी के पास इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाए। जैसे कहा, ये घुटनों पे आ जाएंगे आपके, जिस तरह आपने सलाला के बाद अमेरिकन सप्लाई लाइन बंद की थी, इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सका था आपको। तो कहने का मकसद यही है, हुकूमत पाकिस्तान से हम यही कह रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान से, जनरल कमर जावेद बाजवा से हम ये बात कर रहे हैं कि नाउ इज द टाइम कि आप डिफेंसिव, पैसिव, खौफजदा फॉरेन पॉलिसी से निकले, एक एग्रेसिव, प्रोएक्टिव, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बाबा इकबाल को जरा एक फिलोसोफर और एक एनालिस्ट और एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर भी कबूल करें ना, सिर्फ लब पे आती है, दुआ के अलावा भी बहुत सारे काम है बाबे का। नाउ इज द टाइम दैट पाकिस्तान मेक अ स्टैंड, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि हमारा ये फॉरेन ऑफिस ये काम कर सकेगा ना। शाह महमूद कुरैशी, मोहित यूसुफ से ये तवक्को करना है, बस बेकार है बिल्कुल। इनमें वो जुर्रत रंदाना ही नहीं है, वो कैरेक्टर ही नहीं है कि ये बात दुनिया से कर सके। कौन करेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा काम नसीहत करना है, एडवाइस करना है। पाकिस्तानी मायूस होते हैं कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, मर जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी, ऐसी की तैसी इनका बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। ये बाबा इकबाल मरवा के मानेगा इनको सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाबा इकबाल इनको नहीं छोड़ेगा, जिस दिन तक ये बाबा इकबाल को करते रहेंगे ना, ये बाबा इकबाल ने इनको पूरा कर देना है। अच्छा, न्यूक्लियर सप्लाई करेंगे जी ये लोग, इन जैसी अल्लाह ने इनको जैसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बख्शी है, जैसे साइंसदान बख्शे हैं, वैसे किसी को बख्शे नहीं है सर। और न्यूक्लियर सप्लाई करेंगे, ये न्यूक्लियर सप्लाई है, आगे आने वाले समय में विश्व की न्यूक्लियर सप्लाई का सारा दारोमदार पाकिस्तान पे आ चुका है।
और पाकिस्तान अब इसका प्रयास करेगा। लाल टोपी जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अफगानिस्तान से जो नशा और क्लासिनिको कल्चर आ गई, पैसा धेला कुछ है नहीं, और अनाप शनाप हो गए, अब बिल्कुल वो पक गया। अभी जो कहते हैं ना, पाप पक चुका है। अब पाप पक जाता है तो जब फिर या तो वो खुद से टूट के, जैसे फल गिरता है ना पक के, वो खुद से टूट के गिर जाएगा, या फिर कोई ना कोई उसको गिरा देगा, तो हो जाएगा उसका। जयशंकर की कोई दिक्कत नहीं है, सब सही जा रहा है, एक बाल भी नहीं बचेगा बाबा इकबाल की वजह से। रोहित भाई बिल्कुल सही, एक नंबर की बात है, एक बाल भी नहीं बचने वाला इकबाल की वजह से इनका। क्योंकि इकबाल जैसा जो जो इस तरह का जो इंसान जिस 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 देश में रहता था उसका नहीं हुआ, उससे गद्दारी कर गया, सिर्फ इसलिए कि उसको, सिर्फ देखो सर, इंसान लालच करता है दो ही चीज़ों का, उसको अनाप शनाप तो इज्जत मिलने लग जाती है, या फिर पैसा मिलने लग जाता है। फोकट में ऐसे उठाई गिरे शायरों को जब ऐसा दुनिया वाह 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 करके फोकटियों को है ना चढ़ा देती है अपने मनोरंजन के नाम पे, वो फिर दुनिया की सोच पे कब्जा करके और इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को बदलने में लग जाते हैं। फिर वो तो चलो जीते जी ऐसे लोग तो करे जाते, पर उनके बच्चे उनके जाने के बाद जूत खाते हैं, और वो खा रहे हैं और खाते रहेंगे, यही सृष्टि का नियम है। संतोष कुमार जी, राम राम सर। तो ठीक है सर, सभी भाइयों को एक बार फिर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।